हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल धादिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने जो गैसियस स्टेट चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, आज हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं संपीड्यता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट देखने वाले हैं। इसको हम दर्शाते किससे हैं बच्चों? जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन आप क्या दे दोगे? जो अपना वास्तविक गैस के आयतन का अनुपात होता है और जो आदर्श गैस का जो आयतन का अनुपात होता है उनका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? संपीड्यता गुणांक कहलाता है। तो एक साथ में आप इसकी डेफिनेशन क्या दे दोगे? वास्तविक गैस के अनुपात व आदर्श गैस के अनुपात का आयतन संपीड्यता गुणांक कहलाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, आपके एक लाइन का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आदर्श गैस होती है, आइडियल गैस, उसके लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, अर्थात संपीड्यता गुणांक की वैल्यू क्या होती है? आदर्श जो गैस होती है उसके लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाती है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपके सत्य और असत्य कथन के रूप में आता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है, अपने जो वास्तविक गैस है, रियल गैस है, उसके लिए जेड का मान क्या होता है बच्चों? उसके लिए जेड का मान या तो 1 से कम होगा या 1 के बराबर, सॉरी 1 से ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? सीधा सा मतलब ये हुआ, सिर्फ अपने जो वास्तविक आदर्श गैस है उसी के लिए जेड का मान क्या होता है? 1 होता है। बाकी अन्य गैस जैसे अपने वास्तविक गैस हो गई उनके लिए जेड का मान या तो 1 से कम या फिर 1 से ज्यादा होगा। ये बात यहां तक नोट करो, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। पहली हेडिंग चालू, संपीड्यता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। ठीक है, संपीड्यता गुणांक। कौन सा? संपीड्यता गुणांक। संपीड्यता गुणांक कौन सा कोफिशिएंट? कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। इसको आप लिखते किससे हो बच्चों? जेड से लिख देते हो। आगे बात समझ में? संपीड्यता गुणांक, ठीक है, इसको आप अच्छे से ऐसे लिख सकते हो। कैसे? ऐसे देखो, हिंदी सबकी कमजोर होती है ना, साइंस वालों की, वैसे सेम मेरी भी आपकी जैसी है ना। संपीड्यता गुणांक। अब देखो, इसके अंदर मैंने डेफिनेशन क्या बताई? वास्तविक गैस का आयतन व आदर्श गैस के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? इसके अंदर उनका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आप पहली लाइन लिखो, वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या होता है? रियल गैस, है ना। तो वास्तविक गैस के आयतन, इसके वास्तविक गैस के आयतन क्या होंगे? क्या हो जाएगा? वास्तविक गैस के आयतन व आदर्श गैस के आयतन का अनुपात। तो वास्तविक गैस के आयतन व आदर्श, आइडियल आदर्श गैस के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? संपीड्यता गुणांक कहलाता है, या जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वास्तविक गैस के आयतन व आदर्श गैस के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? संपीड्यता गुणांक कहलाता है। तो इसको आप क्या लिख दोगे? जेड इक्वल टू, क्या लिख दोगे? अपने वास्तविक गैस का आयतन अपॉन आदर्श गैस का आयतन। आयतन को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, v वास्तविक मीन्स रियल, और अपॉन में क्या हो जाएगा? v आदर्श। ये चीज आप लिख दोगे, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, v वास्तविक अपॉन v आदर्श। इसके अंदर मैंने बच्चों आपको आदर्श गैस के लिए जेड की वैल्यू क्या बताई है? 1 बता दी है ना। आइडियल गैस के लिए क्या है? आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? जेड का मान 1 हो जाएगा। ऐसे अपनी वास्तविक गैस है, इसके लिए क्या हो जाएगा? या तो 1 से कम या 1 से ज्यादा। वास्तविक गैस के लिए इसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। इसको लिखने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, आप ऐसे लिखोगे, जेड को बीच में लिख दोगे, इधर भी 1 और इधर भी 1। इसका मतलब क्या है? जेड का मान 1 से कम है या फिर 1 से ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, आप ऐसे लिख दोगे, है ना, ऐसे, अरे ऐसे लिख दोगे ना, ये क्या है? जेड है। बस हो गया काम। अब देखो, आगे बात करेंगे इसके अंदर, जैसे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है अपने अंदर। इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हम जो अपने गैस या पदार्थ के घनत्व और मौलिक द्रव्यमान है उसके बीच में संबंध को देखने वाले हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर आगे चलते हैं। हाँ, इरेज कर दूं? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो इरेज करते हैं। हाँ,
अगली हेडिंग डालो, गैस या पदार्थ के घनत्व है वह मोलर द्रव्यमान में संबंध, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस स्ट्रक्चर। तो ये बात सब्सटेंस हो रही, गैसियस सब्सटेंस है ना, ये बात अपने यहाँ पे किसकी होगी, संपीड्यता गुणांक तक हो गई। इसके बाद में आप अगली हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालो, जो मैंने अभी आपको बताई है कि गैस या पदार्थ के घनत्व है मोलर द्रव्यमान में संबंध। ठीक है, हाँ। तो देखो अभी तक हमने जैसे कि पहले देखा है कि घनत्व क्या होता है, बताओ घनत्व का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी को क्या लिखते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। अगली बात समझ में, ऐसे ही हमने ये देखा कि जैसे अपने मोलर मास होता है, द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान, वो कैसे निकालते हो, अपने मोल आ जाते हैं, मोल मतलब एन से रिप्रेजेंट करते हो, तो अपने को गिवन मास अपॉन मोलर मास आ जाता है, वहां से निकालेंगे तो इसके बीच में संबंध आ जाएगा ना। तो मैं भी यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, गैस या पदार्थ के घनत्व, गैस या पदार्थ के घनत्व। बच्चों घनत्व को किससे लिख देते हो आप, डी से लिख देते हो है ना, डेंसिटी। घनत्व मींस डेंसिटी, हाँ घनत्व है वह किसके अंदर, गैस या पदार्थ के घनत्व वह मोलर द्रव्यमान में संबंध, मोलर द्रव्यमान में संबंध। ऐसे बताओ तुल्यांक की बात क्या होता है, अगर आपने मोल वाला चैप्टर पढ़ लिया है, विलियन वाला, तो आपको याद होगा ना, क्या बोल दोगे, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैसियस सब्सटेंस। अगली बात समझ में, देखो आपने समीकरण पढ़ी पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तो आप लोगों के याद हो गए होगी है ना, ये तो आपको पहले से आ रही थी, ये समीकरण याद है, अगर ये याद है तो इसके बाद में इसी में हम इधर उधर करेंगे। अब आप लोगों को मैंने बताया एन क्या है, यहाँ पे मोल है, मोलों की संख्या है, अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया एन क्या है, यहाँ पे मोलों की संख्या है। तो अब इसको जैसे एन की वैल्यू आगे पुट करेंगे, एन मीन्स स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, मतलब द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये बात हो जाती है। तो सबसे पहले इसको इधर उधर करके, जैसे एन को इधर लेके आ जाए, पी को उधर शिफ्ट कर दे, मतलब इस प्रकार देखो एन अपनी जगह, मतलब इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम, जैसे अपने को फॉर्मूले में काम लेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे है ना। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी इक्वल टू पी अपॉन आर टी, यहाँ पे एन की वैल्यू रख देंगे, एन मीन्स मोल, और मोल मैंने आपको क्या बताया है, ये रहा, एन इक्वल टू क्या हो जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, द्रव्यमान अपॉन अणुभार, ये बात हो जाती है। तो एन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, उसके बाद में देखो क्या आ जाएगा, घनत्व का मतलब क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे देखो अगली बात ही आ जाती है, सारी चीजें क्लियर कर दो। डी मीन्स डेंसिटी, घनत्व है, और घनत्व का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन, जिसको स्मॉल एम से लिख रहे हैं द्रव्यमान को, आयतन को किससे लिख रहे हो, वी से लिख रहे हो। ये सारी की सारी वैल्यू जो हमें चाहिए वो इधर पुट कर देंगे, इधर पुट कर देंगे बच्चों, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो डी का मतलब तो एम अपॉन वी, और एन का मतलब स्मॉल एम अपॉन एम। स्मॉल एम क्या है, द्रव्यमान, ये क्या है, कैपिटल एम मोलर मास है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो एन की जगह तो क्या आ जाएगा, एम, ये रहा एम, और अपॉन में एम वो है और एक ये वी है, तो ये ऐसे हो जाएगा वी एम। ये बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों के, मतलब ये वी यहाँ रहा, ये वी, ये एम, ये एम। आगे बात समझ में, उसके बाद में इक्वल में देखो, इक्वल में P अपॉन आर टी दे रखा है अपने को, तो ये P अपॉन आर टी क्या हो जाएगा, ऐसा का ऐसा रह जाएगा, कैसा, P अपॉन आर टी ऐसे का ऐसा रह जाएगा, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो अगले में M अपॉन V क्या होता है, ये रहा, देखो ये रहा M अपॉन V क्या होता है बच्चों, घनत्व होता है। तो M अपॉन V, और यहाँ पे भी क्या है, ये देखो M अपॉन V, ये रहा, ये क्या है, एम अपॉन वी क्या है, घनत्व है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, डी रख दूंगा। तो ये तो डी और अपॉन में क्या हो गया, एम, तो ये ऐसे हो जाएगा डी अपॉन एम, इक्वल में तो सेम रह जाएगा पी अपॉन आर टी। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आई नहीं आई बात। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ से सिर्फ क्या निकालना है, हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है। मोलर द्रव्यमान मतलब कैपिटल एम, तो यहाँ पे सिर्फ हम कैपिटल एम रख लेंगे, बाकी क्या कर देंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे। तो आप एक तो ऐसे रीअरेंज कर लो इसको उल्टा करके, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, जैसे एम यहाँ पे है, मैं अगर यहाँ एम को रखूं, बाकी सबको क्या कर दूंगा, दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो मतलब ये उल्टे हो जाएंगे। ये क्या है, डिवाइड में है ना, इसको उल्टा करके रखेंगे, बाकी हो जाएगा। तो ये डी आर टी, देखो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे,
क्या करा दो, डी आर टी। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, डी आर टी। अब बच गया क्या, देखो ये पी, ये रहा पी। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो आपका काम हो गया। हमें इनके बीच में तो क्या बताना था, संबंध बताना था। तो अब इससे क्या बात निकल के आ गई कि ये जो अपने फॉर्मूला लिखा है ये क्या है, ये संबंध क्या है। इस संबंध से हम क्या बता सकते हैं, गैस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एम आ गया ना, ये क्या है, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, गैस का मोलर मास निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, गैस का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये बात यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। आई बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या आ जाएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, जो कि एग्जाम में आपके डेफिनेटली उससे एक क्वेश्चन आएगा। टॉपिक कौन सा है बच्चों, डॉल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इंपॉर्टेंट नियम है जो कि एग्जाम में डेफिनेटली से क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो देखो इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। चले आगे, मैं इरेज कर देता हूं एकदम अच्छे से, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ना। हाँ, हेडिंग डाल दी, डॉल्टन का आंशिक दाब का नियम। देखो डॉल्टन भाई साहब ने क्या बताया, देखो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिल जाएगी देखने को। देखो डॉल्टन के अनुसार क्या है कि जो एक, दो या दो से अधिक गैसें होती है, और गैसें कौन सी ली, जो क्रिया नहीं करती, मतलब अक्रिय गैसें। तो यहाँ पे अक्रियाशील गैसें थी, उनका जो मिश्रण होता है उसको बंद पात्र में लिया, क्लोज्ड पात्र होता है उसके अंदर लिया। तो उसके अंदर क्या कहा इन्होंने कि जो बंद पात्र लेने पे जो गैसों का मिश्रण होता है उसका कुल दाब, जो अपने गैसों के आंशिक दाब होता है ना, उसका योग के बराबर होता है। ये बात किसने कही, डॉल्टन भाई साहब ने कही। तो आप सीधी सी एक लाइन में क्या बात बोल दोगे, डॉल्टन के अनुसार दो या दो से अधिक अक्रिय गैसों के मिश्रण का दाब कब, बंद पात्र में। तो गैसों के मिश्रण को बंद पात्र में लेने पर गैसों के मिश्रण का कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाब के बराबर होता है। ये बात किसने कही, डॉल्टन भाई साहब ने कही, जो कि आपके थ्योरी में मतलब सत्य असत्य कथन के रूप में डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम में पेपर में दी होती है। सबसे पहले तो वो बंद पात्र नहीं देगा, अगर मतलब छोड़ेगा ना, क्या चीज छोड़ेगा, खुला पात्र बोल देगा। खुले पात्र में गैस का आप कैसे अध्ययन करोगे, वो तो बाहर निकल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, बंद पात्र, पहली बात तो ये होनी चाहिए। उसके बाद में ऐसी गैस नहीं होनी चाहिए जो क्रिया करती हो, मतलब अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, गैस कौन सी जो क्रिया नहीं करती, अर्थात अक्रियाशील गैस है, ये बात होनी चाहिए। तीसरी बात, उनका जो मिश्रण है मतलब उसका कुल योग होगा उसके इक्वल, है ना, आंशिक, आंशिक दाब है उसका योग होगा, ठीक है। तो ये बात आप लिखोगे और उसके बाद में कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो कोई बंद पात्र लोगे उसके अंदर ये क्रिया चलेगी, क्योंकि खुले में तो गैस क्रिया कैसे करेगी। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, है ना, इनके अनुसार, किसके अनुसार, डॉल्टन के अनुसार, दो या दो से कितनी, क्यों गैस या तो दो होगी या दो से ज्यादा होगी, दो या दो से अधिक गैस है, क्योंकि एक गैस पे कैसे पता चलेगा, कम से कम कितनी गैस होनी चाहिए, दो गैस होनी चाहिए, है ना। दो या दो से अधिक अक्रियाशील गैसों के मिश्रण, है ना, अक्रियाशील मतलब जो गैसें क्रिया नहीं करती, अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का दाब, गैसों के मिश्रण का दाब। देखो दो या दो से अधिक अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का दाब, या फिर ऐसे अगली लाइन क्या बोल दो कि मिश्रण को किस में रख लोगे, बंद पात्र में लेने पर, है ना, कि मिश्रण को ऐसे लिखोगे ज्यादा सही रहेगा, कि मिश्रण को बंद पात्र में लेने पर क्या हो जाएगा बच्चों, बंद पात्र में लेने पर, बंद पात्र में लेने पर, बंद पात्र में लेने पर। देखो साथ साथ में नोट्स बना लो, आपकी भी क्या रहेगी, सुविधा रहेगी। हाँ, तो क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक अक्रियाशील गैसों के मिश्रण को बंद पात्र में लेने पर गैसों के मिश्रण का कुल दाब, है ना, लेने पर गैसों के मिश्रण, किसका, मिश्रण का कुल दाब। बच्चों कुल दाब का मतलब क्या होता है, टोटल प्रेशर। क्या, कुल दाब मतलब टोटल प्रेशर। तो कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाबों के क्या हो जाएगा, योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मिश्रण का कुल दाब क्या बोल दोगे, सभी गैसों के आंशिक दाब के बराबर। कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाब,
पार्शियल, आंशिक का मतलब क्या हो जाता है, पार्शियल, है ना, पार्शियल प्रेशर, गैसों के आंशिक दाब का कुल योग, क्या, आंशिक दाब का कुल योग के बराबर होता है ना, का कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। कैसे, देखो कोई बंद पात्र लोगे, क्या ले लोगे, बंद पात्र ले लोगे, ऐसे कोई पात्र है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें है ना, ऐसे अलग अलग, तो इनका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग। सपोज ये P1, ये P2, P3, P4, P5, P6, P7, ये P6, P1, P2 ये क्या है, देखो ये गैस है P1, इसके द्वारा लगाया गया दाब क्या है, P1। ऐसे ये P2 है, मतलब कोई कण है, इसके द्वारा अणु के द्वारा लगाया गया दाब P2 है। ऐसे अपने पास में कोई n अणु है, कितने हैं, n अणु है, तो वो सभी अलग अलग दिशाओं में क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो ये P क्या है, ये अलग अलग अणुओं द्वारा, गैस के अणुओं द्वारा लगाया गया प्रेशर है, ठीक है। तो ये पात्र में सभी दिशाओं में अपने क्या लगाएंगे, रेंडमली प्रेशर लगाएंगे, तो वही है। तो कुल दाब क्या हो जाएगा इनका, इस पार्शियल दाब मतलब जो पर्टिकुलर जो कण लगा रहे हैं ना दाब अणु, उसके बराबर हो जाएगा, ये बात इसने बोली है। तो यहाँ पे कुल दाब क्या हो जाएगा बच्चों, कुल दाब मतलब टोटल प्रेशर, कुल दाब को आप किससे लिख दोगे, P टोटल से, किससे लिख दोगे, P टोटल से। उसके बाद में इन सभी का क्या हो जाएगा, आंशिक दाब आ जाएगा, मतलब P1, P2, P3 ऐसे Pn तक चलते चलोगे, है ना। तो इन सब का दाब पर्टिकुलर कण के द्वारा, अणु के द्वारा लगाया गया दाब, ये P2, P3, P4 ऐसे आप अनंत तक चलते चलो, इनफाइनाइट तक, ये क्या हो जाएगा, आंशिक दाब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कुल दाब हो जाएगा। तो क्या बोल दोगे, P1, P2, P3 क्या है, भिन्न भिन्न गैसों के आंशिक दाब, क्या है, भिन्न भिन्न गैसों के आंशिक दाब। तो ये P1, P2, P3 क्या है, आंशिक गैसों के दाब, भिन्न भिन्न गैसों के। तो हेयर P1, P2, P3, P4 ये क्या है, भिन्न भिन्न गैसों के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब। भिन्न भिन्न गैस मतलब अलग अलग गैस हैं, यहाँ पे बताया ना मैंने, अलग अलग कण भी हो सकते हैं। तो भिन्न भिन्न गैसों के द्वारा लगाया गया दाब, प्रेशर। हाँ, तो ये बात किसकी हो गई, भिन्न भिन्न गैसों के द्वारा लगाया गया दाब, अर्थात दाब कौन सा बच्चों, आंशिक दाब, है ना, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब। यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड क्या है, आंशिक दाब। P टोटल क्या है, कुल दाब, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है ना। उसके बाद में आगे देखें, तो यहाँ पे अब क्या निकाल देंगे हम, आंशिक दाब निकाल देंगे, क्या बच्चों, आंशिक दाब। तो आंशिक दाब कैसे निकालोगे, गैस के मोलों की संख्या अपोन में क्या हो जाएगा, मिश्रण का कुल आयतन, और मल्टीप्लाई में RT रहेगा। गैसों के मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, N होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऊपर तो NRT रहेगा, अपोन में क्या हो जाएगा, मिश्रण का कुल आयतन, मतलब अपोन में V रहता है। सेम फॉर्मूला वही है, बस आपको देखने का, सोचने का नजरिया होना चाहिए। यहाँ तक उतार, उसके बाद में देखो मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ। हाँ, इसके आगे कंटिन्यू करना। हाँ देखो, क्या है कि अपने को पूरा बोर्ड चाहिएगा अच्छे से एकदम, इसलिए पूरी कैलकुलेशन एक जगह आ जाए, आराम से सब कुछ नोट करना। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज लाइन स्टार्ट हो गई है आंशिक दाब से, है ना। इसकी डेफिनेशन तो आपको आनी ही चाहिए, उसमें वो गड़बड़ करेगा, खुला पात्र देगा बंद पात्र की जगह। तो सबसे पहली बात तो यही हो जाएगी, डाल्टन ने कौन सा पात्र लिया आंशिक दाब निकालने के लिए, अपने बंद पात्र लिया, और बंद पात्र में गैसें कितनी थी, कम से कम 2 थी, और अधिक तो कितनी भी हो सकती है। तो 2 या 2 से अधिक गैसें थी, है ना, उनका आंशिक दाब निकाला। पर्टिकुलर गैस है उसका दाब अलग होगा, है ना। तो उसके द्वारा लगाया गया दाब है वो किसने निकाला है, डाल्टन भाई साहब ने निकाला है। तो आंशिक दाब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो आंशिक दाब, आंशिक दाब अपन ने देखा है NRT, P इक्वल टू NRT देखा है। N क्या होती है यहाँ पे, गैस के मोलों की संख्या, क्या होती है, गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। अपोन में क्या ले लोगे बच्चों, गैस का कुल आयतन, क्या ले लोगे, मिश्रण का कुल आयतन, जो मतलब गैसों का जो मिश्रण है ना वही आयतन। तो मिश्रण का कुल आयतन हो जाएगा, जो मिक्सर बना है गैसों का उसका टोटल आयतन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्रण का कुल आयतन, और मल्टीप्लाई में आप लोगों ने देखा, देखो यहाँ पे P इक्वल टू NRT होता है ना, N क्या है, मोलों की संख्या,
तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा RT। ये आपको घबराना नहीं है RT। तो R क्या है यहाँ पे रीडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने आपको कल बताई। और T क्या है टेम्परेचर। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी है ना। उसके बाद में जैसे आगे चले हम, जैसे अलग अलग गैसें हैं तो उनके मोल भी क्या है अलग अलग है। जैसे कि मोल कौन कौन से हो जाएंगे N1 N2 N3 हो जाएंगे। तो ये गैसों का कुल आयतन है वो तो सेम रहेगा हमेशा, लेकिन बंद पात्र में गैसें अलग अलग हैं तो उनके मोलों की संख्या अलग अलग हो जाएगी। आयतन तो सबका क्या है, सब मिला के एक आयतन बना रहे, मतलब बंद पात्र का आयतन क्या हो गया फिक्स हो गया। तो जो आयतन बना है ना V, मतलब कुल आयतन V है, तो गैसों का जो आंशिक दाब है वो अपने पास में क्या है P1 P2 P3 है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी पूरी डेफिनेशन मतलब मैथमेटिकल जो अपने पास में इसका निकालेंगे सॉल्यूशन, वो कैसे निकालेंगे देखो अभी जस्ट निकालते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इसके लिए एक लाइन लिखेंगे, माना क्या मान लेंगे कि माना किसी मिश्रण में कोई मिश्रण बनाया गैस का ना, माना किसी मिश्रण में क्या है अलग अलग गैसें हैं, मिश्रण में क्या हो जाएगा, माना किसी मिश्रण में विभिन्न गैसों के मोल है ना, मिश्रण में विभिन्न गैसों के मोल। और मैंने आपको मोल क्या बताया है N1 N2 N3, ऐसे आप चलते चलोगे ना। विभिन्न गैसों के मोल क्या है N1 N2 N3 के मोल क्या मान लिए हमने N1 N2 N3, ऐसे ही N4 आप आगे चलते चलोगे। कोई गैस का मिश्रण है उसमें गैस के मोल कितने हैं N1 N2 N3, ऐसे आगे चलते चलोगे। और इसका कुल आयतन क्या, इसका कुल आयतन कितना हो जाएगा, आगे बात करेंगे ना कुल आयतन की। कुल आयतन तो बच्चों सेम रहेगा ना, कुल आयतन क्या रहेगा हमेशा V ही रहेगा है ना। कुल आयतन V है, ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि बंद पात्र के अंदर क्या हो रही है अपने अभिक्रिया हो रही है। तथा कुल आयतन किसका, गैस का, कुल आयतन V है, तो इसका आंशिक दाब क्या हो जाएगा क्रमशः कितना हो जाएगा अपने P1 P2 P3 P4 तक हो जाएगा है ना। तो गैसों के आयतन है ना V है, तो क्या अगर V है तो गैसों के आंशिक आयतन आंशिक दाब, तो गैसों का या गैसों के आंशिक दाब क्या हो जाएंगे बच्चों क्रमशः P1 P2 P3 P4 सो ऑन, आगे ऐसे चलते चलेंगे। तो इससे हमारे पास में जैसे मैं P1 निकालूं सबसे पहले, तो आपने देखा PV इक्वल टू NRT होता है ना, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही हो जाएगा। V उधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में आता है तो दूसरी साइड डिवाइड में जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था शुरुआत में, हमने मेन इक्वेशन क्या देखी, PV इक्वल टू NRT होता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ P रखूं तो V इधर क्या चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PV इक्वल टू NRT होता है। तो इससे हमारे पास में ये इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो सेम यही काम यहाँ पे कर रहे हैं हम, V को दूसरी साइड भेज देंगे तो यहाँ पे मोल सबसे पहले N1 की बात कर लेंगे, तो यहाँ N1 RT अपॉन अपने क्या हो जाएगा V, सिर्फ V रहेगा आयतन, ये बात निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं P1 के लिए निकाल लूंगा आंशिक दाब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 मतलब पहले मोलों की संख्या अपॉन में सेम टू सेम क्या रहेगा V, तो P1 इक्वल टू N1 RT अपॉन V हो गया। ऐसे ही P2 के लिए हो जाएगा, आप सबके लिए निकाल लोगे तो P2 के इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों सिर्फ N2 हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा क्योंकि RT तो क्या है कांस्टेंट और V आयतन भी क्या है यहाँ पे फिक्स है। तो ये क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब फिक्स हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे सॉरी है ना। ऐसे P3 के लिए निकाल लो है ना, N3 RT अपॉन V, अपॉन में क्या है V। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। अब मेरे को यहाँ इनका कुल दाब निकालना है, तो क्या हो जाएगा इन सबका योग हो जाएगा P1 P2 और P3, सबका क्या कर देंगे सम कर देंगे, योग कर देंगे। तो मैं यहाँ क्या निकाल लेता हूँ कुल दाब निकाल लेता हूँ ना, कुल दाब मतलब P टोटल। देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा P टोटल, तो यहाँ पे P1 P2 P3 ऐसे सबको मैं क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा है ना, P1 प्लस P2 प्लस P3, इसको आप क्या दे दो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। उसके बाद में P टोटल में सबकी मैं क्या वैल्यू रख दूंगा यहाँ से, ये जो हमारे पास में वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PT, यहाँ PT का मतलब क्या बच्चों P टोटल है, और P1 की वैल्यू क्या है ये रही, ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे रख देंगे। तो ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ से N1 RT अपॉन में V, ये रहेगा सब में सेम। ऐसे ही P2 की वैल्यू ये रही है ना। अब आपके समझ में आ गया क्या करें हम, RT अपॉन V, उसके बाद में N3 मतलब P3 की वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन में
V। ये देखो हमारे पास में P1 P2 P3 सबकी वैल्यू हमने रख दी। उसके बाद में कॉमन क्या आ रहा है, देखो एक तो RT सब में है और एक क्या है V सब में, तो ये तो आ जाएगा कॉमन, बाकी सब बच जाएगा अंदर। तो ये PT तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। N1 देखो कॉमन ले लूंगा RT अपॉन V, सब में है ना ये, तो ये बाहर तो क्या आ गया RT अपॉन V, और अंदर N1 बच गया प्लस N2 बच गया प्लस N3 बच गया। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई सेकंड। कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों, सेकंड इक्वेशन आ गई। पी टोटल, यहाँ पे पी टी का मतलब क्या है, पी टोटल आ गया। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आई? अगर ये समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में जस्ट आगे चलते हैं ना। हाँ, क्योंकि इसके बाद में इरेज करूंगा और ऊपर लिखूंगा, सेम टू सेम आगे चलना है हमें। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी है ना। पी टोटल क्या आ गया, RT अपॉन V, फिर N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसे आगे चलते चलेंगे है ना। उसके बाद में P1 में P टोटल का भाग देंगे, ऐसे ही P2 है उसके अंदर दे लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अपने जो मोल अंश है, सॉरी मोल भिन्न है, उसका मान आ जाएगा। मोल भिन्न को हम किसे लिख देते हैं, अक्ष से लिख देते हैं है ना। तो सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको जस्ट करवाने वाला हूं, आप इसको नोट करो। P टोटल आ गया है ना। अब जैसे मेरे को P1 में जैसे मैं P टोटल का भाग दूं, किसमें, P1 में P टोटल का भाग दूं, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, देखो ये सारी चीजें अभी आपकी समझ में आ जाएगी कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, हमें क्या क्या लेके आना है। सारा का सारा खेल अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे सबसे पहली लाइन क्या आ जाएगी, मैं P1 में P टोटल का भाग देता हूँ है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, P1 में इसका P टोटल, मतलब ये अपन ने जो निकाला है ना, P1 में PT का भाग देने पर, देखो भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऊपर तो P1 रह जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा P टोटल इक्वल। अब देखो P1 की वैल्यू क्या है अपने, हमने जस्ट अभी देखी, N1 इंटू RT अपॉन में क्या है बच्चों, मतलब सेम टू सेम जैसे इसके अंदर ना ये वाली वैल्यू रख देंगे, आपको करना कुछ भी नहीं है। देखो P1 की वैल्यू है वो रख दो, मतलब P1 में क्या आएगा, एक तो N1 आएगा इंटू RT आएगा, इतना आप लोगों के बात समझ में आ गई। अपॉन में क्या आ जाएगा V, क्योंकि PV इक्वल टू क्या था, NRT था। तो यहाँ पे देखो N1 हो गया, उसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, RT कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ RT। ये बात समझ में एक नहीं है आप लोगों के। उसके बाद में अपॉन में ये P टोटल की क्या वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू निकल के आई है, तो V तो क्या चला जाएगा ऊपर, ऐसे इसके वाला V कहाँ पे आ गया, NRT अपॉन में V था, तो यहाँ पे तो एक अपॉन में क्या आ जाएगा V, और इसके अंदर ये जो V है ये क्या चला जाएगा ऊपर, और ये RT है, इसके अंदर भी RT है, तो RT से RT क्या हो जाएगा, कैंसिल। बस यही चीज बता रहा हूँ, तो इसका वाला ये V तो क्या गया ऊपर, आगे बात समझ में। और बच गया क्या, सेम टू सेम ये बच गया RT N1 प्लस N2 प्लस N3, ये चीज हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हाँ, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये तो आ गई यहाँ पे, और क्या बच गया, ये RT, क्या बच गया बच्चों, RT। देखो थोड़ी सी खिचड़ी हो रही है, तो इसको मैं खुला खुला लिख दूंगा ना, क्या कर दूं, खुला खुला लिख दूं। हाँ, तो ये देखो मैं क्या करता हूँ, ये RT है, इसको यहाँ रख देता हूँ, और ये ऊपर V पहले चला गया, और इसके वाला V कहाँ गया था, नीचे आ गया था, तो वो मैं भी अभी लिख दूंगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, और ये क्या है V अपॉन में इसके वाला, तो ये क्या हो जाएगा V। देखो RT से तो RT कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको क्या कर देंगे हम, इरेज कर देंगे, तो अपने पास में P1 अपॉन में क्या आ जाएगा PT, और इक्वल में देखो कितनी अच्छी चीज आ गई हमारे पास में, सिर्फ एक तो बच गया ऊपर N1, क्या बच गया N1। उसके बाद में देखो N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसे आप चलते चलोगे। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ जाती है, अपने एक मोल मतलब एक के मोल, एक अवयव के मोल बटा कुल अवयव के मोल, ये बात यहाँ पे निकल के आ जाती है। और यही चीज क्या होती है, अपने मोल भिन्न होती है, उसमें कोई एक मोल होता है, उसके एक अणु के मोल और टोटल कुल अवयव के मोल अपने आ जाते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में किसका आ जाएगा, अपने मोल भिन्न का निकल के आ जाएगा, जिसको हम किससे लिख देते हो, अक्ष से लिख देते हो। आगे बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे, तो मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि ये हमारे ऊपर काम में आ गया। अब बस आप इसको इरेज कर सकते हो। हाँ, अब देखो आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई यहाँ से। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मोल भिन्न निकल के आ गए। मोल भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसा मैं आपको साइड में समझा दूं, किसका, मोल भिन्न का।
जो आप सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, मोल भिन्न को किससे लिखते हो आप, अक्ष से लिख देते हो, है ना। चाहो तो स्मॉल अक्ष से भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, अवयव, एक अवयव के मोल अपॉन कुल मोल N3। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अक्ष लिख सकता हूँ। ये बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे देखो P1 अपॉन, ये तो हो जाएगा PT, P1 अपॉन PT, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, अक्ष। अक्ष मीन्स मोल भिन्न, क्या हो जाएगा, मोल भिन्न। ये बात यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अक्ष। अक्ष बाहर से किसको लिखते हो बताओ, क्या हो जाएगा, अक्ष। अब ये इसके लिए P1 के लिए चल रहा है, मतलब एक, मतलब आंशिक दाब चल रहा है ना P1 के लिए, तो यहाँ पे अक्ष में लिख देंगे, बस इतना ही फर्क है, और कोई भी फर्क नहीं है इसमें, क्योंकि P1 की बात चल रही है तो यहाँ पे अक्ष में लिख देंगे। ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं है। अब मैं इसको PT को उधर रख दूंगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, P1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अपने मल्टीप्लाई में चला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया। इससे आप क्या बोल सकते हो, इससे आप क्या बोल सकते हो बच्चों, अपने जैसे आगे चलेंगे, इसको जैसे P2 के लिए निकाल के देखें। चलो मैं बताऊं पूरी बात आपको। अगर मैं P2 के लिए निकालूं तो यहाँ पे x2 हो जाएगा और यहाँ पे PT हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला। ऐसे P3 के लिए निकालो, किसके लिए, P3 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेम रहने वाला है सबके लिए। तो इससे हमारे एक चीज समझ में आ गई। क्या चीज समझ में आ गई, जो गैस का आंशिक दाब है वो क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको अगर दूसरी साइड लेके जाऊं, किसको, अपने x3 जैसे निकाला है हमने, इसको अगर P3 को लेके जाऊं तो क्या बोल सकते हैं, गैस का जो आंशिक दाब होता है वो गैस के मोल बटा गैस के मिश्रण के मोल, क्या टोटल मिश्रण के मोल, ये बात यहाँ से निकल के आ जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कुल दाब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं लास्ट में, इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोल सकता हूँ स्टार लगा के, कि जो गैस का आंशिक दाब है, क्या बच्चों, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब किसके इक्वल हो जाएगा, देखो गैस के मोल, मतलब उस गैस के मोल, जैसे N1 है, क्या है N1, तो गैस के मोल, ये चीज बोल सकते हैं ना, गैस के मोल अपोन में कुल मोल हो जाएगा, मिश्रण के कुल मोल, मिक्सर के कुल मोल, है ना, मिश्रण के कुल मोल, मिश्रण के कुल मोल, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या बोल दोगे, कुल दाब, मतलब पीटी, क्या आ जाएगा, पीटी। इसका मतलब देखो हम ये बोल सकते हैं ना इस लाइन से, P1 मतलब उस गैस का आंशिक दाब, और X1 क्या है, कुल मिश्रण, गैस के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल, यही तो आता है इसका मतलब। और PT मतलब कुल मोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल दाब, क्योंकि PT मतलब प्रेशर की बात चल रही है तो कुल दाब हो जाएगा, इसलिए यहाँ से ये बात निकल के आ गई। अब आप लोगों के समझ में एक नहीं आई ये चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, आ गई। गैस का आंशिक दाब क्या है, P2, P1, P3, सब गैस अलग अलग है तो उनका आंशिक दाब हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास में अक्ष आ गया, अक्ष मतलब मोल भिन्न आ गया, मोल भिन्न का मतलब क्या होता है, उस गैस के मोल बटा कुल मोल, मतलब मिश्रण के कुल मोल। तो यही बात इससे निकल के आ गई, इसको हमने अक्ष से लिख लिया, मतलब ये क्या हो गए, गैस के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल इंटू PT, PT का मतलब क्या हो गया, कुल दाब। ये चीज यहाँ से निकल के आ गई, आई बात समझ में। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हमारे यहाँ पे डॉल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इससे अगले वाले वीडियो में हम जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस है, गैस का विसरण है, और हमारे एक नियम और वो कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। सो मिलते हैं जल्दी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।